अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लास्ट्रा। नाजरीन, पूरे मुल्क में गर्मी एक सी पड़ रही है तो हर जगह लोड शेडिंग भी एक जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कई जगहों पर 4-4 घंटों की लोड शेडिंग है और कहीं 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होती, जैसे कि ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाउसेज, नैब और नादरा दफातर में यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं जाती। माना यहाँ काम करने वाले अफराद आला ओहदों पर फाइज हैं, मगर वो लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात को घरों को वापस आते हैं, उनका क्या कसूर है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही एक उस बच्चे की बात करेंगे, उस मासूम बच्चे की बात करेंगे, उसके कसूर की बात करेंगे कि उसका कसूर क्या जो घर से दुकान पर बर्फ लेने जाता है। बदकिस्मती से बच्चा खाने के लिए थोड़ी सी बर्फ उठाता है तो दुकानदार सुआ मारकर, जिससे बर्फ तोड़ी जाती है, उसे मारकर बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आदम बर्दाश्त का ये कल्चर क्यों है? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पर उतर आते हैं? और क्या उस बर्फ फरोश पर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? इस स्टोरी को आज हम इसको फॉलो करेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के किरदार से मायूस हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने जानिबदाराना किरदार अदा किया है और अगर इंतखाबी धांधली की तहकीकात ना की गई तो ईद के बाद सड़कों पर एहतजाज होगा और पार्लियामेंट में अपनी पहली धुआंधार तकरीर में मुस्तकबिल की हिकमत अमली वाज़े करूंगा। अब जबकि नई हुकूमत भी वजूद में आ गई है, वुज़रा अपने ओहदों पर फायज भी हो गए हैं और ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान को तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिल सके, तो फिर दोबारा से एहतजाज और धरने आखिर क्यों किए जाएंगे? इससे हासिल क्या हो सकता है? इस बारे में बात करेंगे और सारे आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से खानदान टूटने से बच सकता है। इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले क्लास्टर साहब और काजी साहब से खबरें लेंगे। जी काजी साहब। शाजी, एक तो मैं कल जो NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की, उसकी ज़मीन में एक तूफ़ान बपा हो गया और पूरे यूरोप ने अब सवाल उठा दिए हैं और जितनी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, डाटा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट यूरोप की, वो सवाल पूछ रही है ओबामा से। और साथ ये भी बताएंगे कि वो स्नोडेन कहाँ है इस वक्त, उसका पता नहीं चल रहा। सुना है अब आखिरी खबरें आने तक वो हांगकांग से लापता भी हो चुका था। तो ये जो पूरी एक सिक्योरिटी स्टेट दुनिया को उसमें तब्दील कर दिया गया है, इस हवाले से कई कंस्पिरेसी थेरीज भी आई हैं। ये थेरी भी आ रही है कि ओबामा को जो है वो एक कार्नर करने की कोशिश कर रही है उसकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलना चाहते, अभी फौजों को बाहर नहीं लाना चाह रहे थे। तो ये क्या कहानी है, इसको हम फॉलो करेंगे। और फिर इसके साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कल जो अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग की, उसमें बहुत सारी बातें की, मगर जो सबसे मानी खेज बात थी वो ये थी कि जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, SOEs जिसे कहते हैं, उनको या तो रेक्टिफाई करें या प्राइवेटाइज करें। तो हम देखते हैं कि उनका सारे ऑप्शन उनके टेबल पे हैं। तो रेक्टिफाई अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती हैं, प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या होगा, और जो हमने 80 से लेकर अब तक प्राइवेटाइजेशन की है उसके नताइज क्या निकले हैं, तो इस पे आज हम बात करें। ठीक है जी क्लास्टर साहब, आपके पास क्या है आज? जी शाहजहाँ, बेसिकली 3 स्टोरीज हैं। ये वैसे तो मेरे पास 4 थी, लेकिन वो जब आप उसको बिजली के बहरान की बात करेंगे तो उसको हम उसके साथ क्लब करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान को बिजली फरोख्त करने की ऑफर की है, पेशकश की है। पर्टिकुलरली आप जिस शहर में बैठे हैं लाहौर में, उसके लिए वो 1000 मेगावाट बिजली फराहम करने को तैयार हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी कुछ स्टोरीज़ का, क्योंकि हमने फॉलो अप का सिलसिला शुरू किया हुआ है। एक तो एडिटर जनरल पाकिस्तान का बताएंगे कि आज उनकी वहाँ इस्लामाबाद में रिट पटिशन सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी या उसको शुएब सडल साहब का जो उनके खिलाफ एक्शन उसको कैंसिल करने पे आज प्रोसीडिंग होनी, उसकी बताएंगे रिट पटिशन में क्या क्या इल्ज़ामात लगे हैं एडिटर जनरल पाकिस्तान टैक्स मौसम के खिलाफ। और तीसरी बड़ी स्टोरी जो एक आ रही है वो नैब में जो फार्मर चेयरमैन, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ साहब और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं, इनका CNG स्टेशन के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगे थे कि आखिरी दिनों में 69 CNG इन्होंने नए लाइसेंसेस दिए थे। अब दोनों राजा साहब और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब लड़ पड़े हैं नैब में और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसकी भी हम आपको डिटेल देंगे। और एक खबर मैं बाकायदा काजी साहब के लिए ढूंढ के लाया हूँ, मैं कि हर वक्त मेरी इनसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो आज ऐसी खबर लाएं जिससे काजी साहब खुश हो जाएं कि एक वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट को बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से जो गरीबों के लिए हज़ार रुपए का था, उसमें लाखों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। वो थे वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट थे, तो लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे ले रहे थे और गरीबों के लिए फंड से भी पैसे ले रहे थे। वो
हाँ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, बड़ी आपके साथ शेयर करेंगे वो। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब बिजली पर पहले हम जरा बात कर लेते हैं। वैसे तो हम रोते रहते हैं कि पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, शॉर्टफॉल है, लेकिन ये जो ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान हाउसेज है, यहाँ पर बिजली कहाँ से आ जाती है? यहाँ पर लोड शेडिंग क्यों नहीं होती? ये मामला कल यहाँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए पानी और बिजली में ज़ेर बहस आया है और कुछ आप कह सकते इदारों को लिस्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि इनकी लोड शेडिंग नहीं की जाती, जिनके आप नाम आप बता रहे हैं, और कुछ इसमें सीक्रेट एजेंसीज के नाम भी थे जो बड़ी पावरफुल हैं, उनका भी कहा गया कि वहाँ पे भी लोड शेडिंग नहीं होती। अब इनको आप ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहते हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि बड़े इदारे हैं, यहाँ पे एक अहम क्योंकि फैसले किए जाते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के चलाने के लिए कि कम से कम वहाँ पर बिजली होनी चाहिए। डायरेक्ट इनको लाइंस इनको फराहम की जाती हैं जहाँ से बिजली इनके पास नहीं जाती। और दूसरी बात वही है कि अगर यहाँ पे गरीब लोग 18 करोड़ लोग जो हैं, अगर वो लोड शेडिंग को एक अजाब से गुजर रहे हैं, तो ये जो हमारी एलीट क्लास है और पर्टिकुलर जिन्होंने यहाँ पे फैसले करने हैं, जिन्होंने पॉलिसी ये मेकिंग करनी है, 5 साल तक अगर वो कुछ नहीं करते तो मेरा ख्याल उसमें मेन रीज़न ये भी है कि क्योंकि इनके यहाँ बिजली नहीं जाती, उन्हें महसूस नहीं होता बिजली का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। इसलिए जब तक ये इस तकलीफ को मेरा ख्याल शेयर नहीं करेंगे तो आपके सामने कभी भी कोई वो नहीं आएंगी, पॉलिसी नहीं बनेगी। लेकिन बात शाहजहा एक ही है, अगर बिजली चली भी जाए तो इनके पास बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, फिर वही तेल खरीदारी होगी, फिर उसमें कमीशन आएगा, उसमें फिर पैसे अल्टीमेटली आपकी जेब से निकलने से बेहतर है बिजली के 2-4 ये यूनिट्स जो हैं 2 लाख रुपए अगर एक घंटे में खर्चा आ रहा है किसी बड़े इदारे का, तो बेहतर है वही आप उनको बिजली फराहम कर दें। तो वही बात है ना, अगर इन्हें वो गर्मी का दर्द महसूस नहीं होगा, लोड शेडिंग यहाँ पर नहीं आएगी, तो वो उस तरह से शायद बिजली मुहैया करने के लिए काम भी ना कर सके। क्लासर साहब ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि ये यकीनन वहां अगर हम बिजली रोक दें तो बिजली का क्राइसिस खत्म नहीं होगा। ना ही ये स्टोरी हमने इसलिए इंक्लूड की है कि वो बात यह है कि यहाँ पे जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि रूल्ड और जो रूलर हैं उनमें जो बोध और फर्क है, जो दो दुनियाएं को एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंस जब ये जो अभी आपने बात पॉइंट आउट कर दी ना, हमारे मसाइल को उन्हें, आम आदमी के मसाइल को उन्हें क्या पता होगा भाई ना। वो अच्छा बिजली को तो छोड़ें, इलाजगाहें मुख्तलिफ, तालीमगाहें मुख्तलिफ, जो रिहायशी इलाके हैं एक तरफ देखें तो लगता है यूरोप में है, दूसरी तरफ जाए तो स्लम्स जो हैं। तो ये जो है ना, जो रूल बाय द रिच है, ये आज मैं देख भी रहा था एक बड़े अखबार में, इस पे एक आर्टिकल भी आया कि ये असल क्राइसिस की वजह ये है कि मसाइल ही नहीं है। जब मसाइल नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगी। मसाइल सिर्फ इनके नहीं है, इनके नहीं है मसाइल पूरी आवाम के। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी का मसला और एक जो रूलिंग एलीट है वो मुख्तलिफ है, वो इतने मुख्तलिफ हैं, दो दुनियाओं में इतना बोध और फर्क है, डिस्कनेक्ट इतना बड़ा है कि इसलिए मसाइल हल नहीं हो पाते। इसलिए वो जो बैठ के फैसले करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो उसमें क्या अवाम का रोल रह गया वोट देने तक और वोट लेने तक। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सेनेट की कायमा कमेटी क्या इस पर अमल दरामद करवा पाएगी कि हर जगह यकसा लोड शेडिंग होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कनकोट से कॉलर हैं जाहिद हमीद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी मैं दुनिया चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अवाम के मसाइल पर इतना दर्द रखते हैं। और काजी साहब से मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। काजी साहब, ये मैं सियालकोट कैंटोनमेंट में रह रहा हूँ, हार्ट ऑफ द कैंटोनमेंट है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है हमारे इधर, ना गैस है ना बिजली है। तो मैं सिर्फ एक आपकी वसातत से ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े हमारे जितने भी सरबराह हैं, काश कि ये भी 45 डिग्री में 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठें, तब ये दर्द महसूस करेंगे लोगों का, तब भी इसका कोई हल निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही मसला है साहब, वो सही कहते हैं। वो जो अगर आप देखें, जहाँ दर्द के रिश्ते ना हो वहाँ मसाइल आपके कोई हल नहीं करता। अवाम के मसाइल अगर तारीख में जिन बड़े लीडरों ने हल किए हैं वो दर्द के रिश्तों से किए हैं, तो दर्द का रिश्ता ही नहीं है, अवाम दर्द में है, वो बड़ी आसानी में है। तो क्या ये सही कह रहे हैं। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए वजारत पानी और बिजली ने वजारत पानी और बिजली को हिदायत दे दी है, बल्कि धमकी दे दी है कि अगर उनकी सिफारिशात पर अमल ना किया गया, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, दायरे इख्तियार से हम तजावुज करेंगे अगर उन कार्रवाई की जाएगी। तो लगता है कि इन पर अमल दरामद होगा, इनकी सिफारिशात पर।
शाहजहाँ इनकी जो हैसियत होती है, इस तरह की रिकमेंडेशन होती है, सिफारशात होती हैं, ये कोई बैंडिंग नहीं होती जब तक कोई आपके MNA या सेनेटर जो हैं इसको ज़ाती मसला ना बना लें। ज़ाती से मुराद ये नहीं है कोई ज़ाती वाकई पर्सनल मीन्स के ये उसको फॉलो करें, परसू करें, ये सेनेट में जाएं, वहाँ पे तरीके इस्तकाक पेश करें कि हमने फ़लाँ इनको रिकमेंडेशन थी, इस महकमे को इसने ये उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। फिर एक इनकी स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्रिविलेजेस है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है, वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। लेकिन आज तक मुझे याद पड़ता नहीं है कि यहाँ 15-20 साल हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज में बैठ के सारी प्रोसीडिंग सुनते हुए कि आज तक कभी इन्होंने वहाँ पे आज सिफारशात दी हूँ जो ना मानी, बहुत सारी मानी भी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हमने देखा है या और भी बहुत सारी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी जिनकी मानी भी जाती है, लेकिन बाज़ चीज़ें वो नहीं भी मानते, उसके डिफरेंट ये ब्यूरोक्रेसी आगे एक्सक्यूजेस भी पेश करती है। तो कभी उस पर कभी कोई मुझे नहीं याद पड़ता कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया गया हो, कुछ सजा दी गई हो, किसी को डिमोट किया गया हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की गई हो। ये ज़ाहिद खान साहब यकीनन एक उनमें से एक्टिव उनमें समझे जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन समझे जाते हैं, और पर्टिकुलरली ये अपने ये सूबे के हवाले से या महरूम कौमें हैं उनका जो शेयर है यहाँ पे ये गवर्नेंस में ना होने के बराबर ये होता है, उस पर बड़ा शोर मचाते रहते हैं अक्सर। अपने सूबे की रॉयल्टी के हवाले से भी ये बड़े एक्टिव हैं, इनसे कुछ तवक्को की जा सकती है। ज़ाहिद खान जो बताइएगा कि जो भी आप बता रहे थे कि भारत ने पेशकश की है 1000 मेगावाट की पाकिस्तान को, क्या ये सिर्फ लाहौर के लिए? असल में एक यहाँ पे एक भारतीय वफद आया हुआ इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिन से, बड़ी उसकी आप कह रहे हैं कि लो प्रोफाइल रह के वो मीटिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पे वजारत पानी और बिजली के आला हुकाम हैं और उन्होंने कुछ पाकिस्तान को पेशकश यहाँ पे ये की है, पहले भी की थी, ये 1.5-2 साल से पेशकश उनकी मौजूद है। और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इनके मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब मुझे नहीं पता था कि भारतीय जो इन्वेस्टर आए थे जो बेचना चाह रहे थे वो कोई पैसे नहीं दे सके हमारे टॉप पॉलिसी मेकर्स को। आपको पता है पाकिस्तान में पर्टिकुलर इस्लामाबाद में जब तक आप किसी की चूंच गीली ना करें तो काम आगे बढ़ता नहीं है, ये फाइल आगे बढ़ते नहीं। ये पेशकश 2 साल पहले की है और भारत पाकिस्तान को मुसलसल कहता रहा है कि हमारे यहाँ अब बिजली मौजूद है तो आप हमसे खरीद सकते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि ये भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब जो हैं ये एक दूसरे के करीब हैं, वहाँ से ज़्यादा आसानी से बिजली ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए लाहौर को जो फोकस कर रहे हैं कि आप इनिशियली तौर पर लाहौर के लिए 500 से लेकर 1000 मेगावाट बिजली ले लें ताकि कमर्शियल है या आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर है, कुछ आपका बोझ आपका शेयर किया जाए। और आपके साथ एक मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ कि कैबिनेट की अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक यहाँ पे ये ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें ये इंकशाफ किया गया था कि जो पूरे पंजाब को बिजली दी जाती है, फराहम की जाती है, उसमें से 62% शेयर जो है वो सिर्फ लाहौर शहर को मिलता है। आपको लाहौर शहर अच्छी खासी बिजली कंज्यूम करता है। तो एक तरीका ये सोचा जा रहा है कि भारत से आप 1000 मेगावाट लें और आप जो बल्ट आने कुछ उसको ईज करें। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बाद लोग ये पूछते हैं कि भारत में भी तो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, बहुत सारे वहाँ पे शहर हैं, एरियाज हैं, तो भारत खुद क्यों नहीं है इसको कंज्यूम कर रहा? जो बातचीत हमारी यहाँ पे कुछ ऑफिशियल से हुई है, जो उन्होंने अंदर की बात बताई, वो ये कहते हैं कि भारत का इन्वेस्टर है या लोग हैं वो इसलिए भी बिजली वहाँ से नहीं लेते कि ये उनको महंगी पड़ती है। वो कहते हैं बेहतर है कि 2-3 घंटे की लोड शेडिंग कर ली जाए, इतनी महंगी बिजली हमें कितनी महंगी पड़ेगी क्लास साहब? अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितनी महंगी पड़ेगी? ये 21 रुपए फी यूनिट। जी आपको भारत जो आपको पेशकश कर रहा है वो 18 रुपए फी यूनिट पे कर रहा है अगर पाकिस्तान को फराहम करेगा, और आगे से उसमें कॉस्ट मिला के उसमें सारे इंसिडेंटल चार्जेस डाल के 3 रुपए पर ये यूनिट जो है वो वापडा जो हुकूमत पाकिस्तान चार्ज करेगी कंज्यूमर से। सो 21 रुपए आपको 21 रुपए पड़ेगी। लेकिन जो हमारे उन IPPs के साथ मुआहदे जो हैं रिसेंटली हुए हैं वो तकरीबन इसी रेंज में 18 से 20 रुपए तक है। इसलिए अगर भारत से भी आप ले रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा कोई महंगी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने रिसेंटली कुछ मुआहदे किए हैं वो इसी ही रेंज में जो रेट बताया जा रहा है 18 से 20 रुपए। लाहौर के लिए लें तो मैं पढ़ भी रही थी कि तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। वो तो आज मैं कॉलम भी देख रहा था उनका, मुन्नू भाई का, चलो हमें तो छोड़ दें, मुन्नू भाई का कॉलम में देख रहा था, उन्होंने भी ये बात की, तख्त लाहौर की बकायदा टर्म उन्होंने यूज़ की है। और मैं उनका तौला कासमी साहब को भी देख रहा था, हमारे अपने अखबार में भी कोई इस तरह की चीज़ यही है कि लाहौर को पूरा पाकिस्तान बना दिया गया है। कैसा माजरत के साथ मतलब ये है जो फीलिंग आ रही है कि आपका वजीर आजम, स्पीकर, उसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर, मुझे थोड़ा सा डिफेंड करने दें, थोड़ा सा डिफेंड 33 थोड़ी सी बात कैसे मैं बात थोड़ी सी हल्की सी सर, उसमें 33 खवातीन की सीटें आपने लाहौर शहर को दे दी हैं, फिर वजीर आपने लिए 7 के करीब वो लाहौर शहर से हैं या आपके इर्दो नवाज हैं। ये फेडरेशन में रह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कौमें रहती हैं, डिफरेंट आपका इजला है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन का लेवल जो है ना काजी साहब
वो ये बहुत इस पर उस पर डिबेट हो रही है मेरा। अच्छा, मैं आज एक चीज बड़ी लोग कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। मैं आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था, ये पहली स्टोरी से हमारी लिंक्ड भी थी। वो ये कि यहाँ पे जब सूबों का मुतालबा किया गया तो वो इसलिए नहीं था कि आम आदमी का कोई फायदा हो, सूबों का मुतालबा भी इसलिए था कि गवर्निंग के सेंटर्स और बन जाएं। अब मैं आपको अर्ज करता हूं, लाहौर में भी आएंगे तो आपको 2 लाहौर मिलेंगे, आप किसी दूर उफ्तादा जगह चले जाएंगे तो वहां आपको 2 गांव नजर आएंगे। एक गांव ऐसा होगा अगर वहां बिजली नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, तो वहां बड़ा कीमती 4, 5, 6 लाख का एक जनरेटर चल रहा होगा। तो बात यह है कि हम ठीक है, अब अगर रूलिंग एलीट बड़ी नाराज होती है जी कि एक भावलपुर के भी किसी जागीरदार या जमींदार को आप टिकट दे देते या वजारत दे देते, तो एक लड़ाई ये भी है। मगर सवाल ये है जो असल क्राइसिस है, असल क्राइसिस ये है क्लासरा साहब कि 2 दुनियाएं हैं, उनका और उनमें इतना बोदुल मशरिकैन या मगरिबैन कह लें कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और लोग चाह रहे हैं कि ब्रिज बने। जिस तरह इमरान खान की राइज हुई कि भाई इसमें ब्रिज बनाएं, जो वसाइल हैं लोगों तक लेके जाएं, एम्पावरमेंट करें। ये इश्यूज मेरे ख्याल में असल में है। क्या कहेंगे आप? निकाय साहब आप कह रहे थे ना कि ये गवर्नेंस के नए सेंटर बनाना चाहते हैं, और हमें ये एक बात बताई जा रही है कि साउथ में अगर हमने सूबा बना दिया तो वही रूलिंग एलीट आ जाएगी, फ्यूडल आ जाएंगे। अगर ये हम इसको फिलॉसफी लेके आगे चलते तो फिर कभी इस दुनिया में सिर्फ 5 रियासतें होती थी, तो फिर क्यों डिसेंट्रलाइजेशन करके आज आपने 205 ममालिक नए बना दिए? ठीक है, 5 रियासतों से काम चल रहा था, अखराजात भी कम थे, वजीर भी कम थे, आपके दरबारे भी कम थे, तो फिर कहां से आप? ये मैं फिक्र देख रहा था, जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई है तो दुनिया में 32 ममालिक थे, आपकी सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई दुनिया में 52 ममालिक थे, आज उसके 60-65 साल बाद 205 ममालिक हैं। दुनिया ने कहीं ना कहीं पे जाके ये समझा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इसी के जरिए लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। अंपायर बना के आप उसके बाद बादशाहें बना के एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कुछ नहीं कर सकते। मसलन कल देख लें कि जो इनको काम करने चाहिए, मेरा ख्याल सूबों को डिमांड से पीछे चली जाए, प्रोवाइडेड अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को वो कर दें। सूबे अब कल जरदारी साहब की तकरीर सुन लें, उसमें कहीं पे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है, कहीं पे बल्दियाती इलेक्शन की बात नहीं है। आप उनके प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर उठा लें, वो इस पर एम्फसाइज नहीं कर रहे। बात करें तो कहते हैं सूबों का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर के सूबों का मामला है, भी उनके मामला आते हैं, लेकिन सेंटर को हिदायत तो दे सकते हैं, सेंटर का भी कोई रोल है, उनको गाइडलाइन दे, पॉलिसी ले। आपने सारी पावर जो है यहाँ से खुद मुख्तारी तो ले ली, सूबे आजाद हो गए, खुदा के लिए जिलों को भी तो आजादी दें, उनको माली और आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव आजादी देते हैं। आप फिर कहते हैं कि सारे वही लोग आ रहे हैं, इसीलिए सारे लोग आ रहे हैं। अंडरस्टैंड है, देखिए शेयर इट कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे, चाहे फाइनेंशियल पावर क्या डिसेंट्रलाइज करें? पावर है क्या किसी कैलिफोर्निया में छोटे से दफ्तर में बैठा हुआ बंदा पावर इस्तेमाल करके यहाँ ड्रोन मार रहा है? हजूर, पावर तो उधर चली गई, मैं लाहौर में कॉल करता हूं, वो बैठ के वहां सुन लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने मुल्क बनाने के बाद आज 5.5 बिलियन लोग 5 बिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं। मेरी तरफ से भले 5 अरब रियासतें बना लें या 1 बना लें, अगर आप गरीब आदमी को कुछ नहीं दे सकते तो बाकी कॉस्मेटिक आप ऊपर करते रहें। आप सूबा बन गया, आप जिला बन गया। कॉस्मेटिक चेंज नहीं है क्लासरा साहब, नहीं, ये हरगिज नहीं है। कॉस्मेटिक कैसे हो सकती है? एक यहां से एनएफसी अवार्ड के तहत हम आपको थोड़ा पंजाब को फोकस कर लेते हैं, आपको 500 अरब पैसे ज्यादा मिले, एनएफसी का शेयर मिला है, एलोकेशन तो कहां गया? रोजगार नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, मैं उसी पे अस्पताल में मरीज जलील है। आपने यहां से एनएफसी से शेयर तो ले लिया, चारों सूबों ने ले लिया। एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होते हैं, आपने कभी काजी साहब सुना है किसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स को एलोकेशन की जाती है? गुर्बत की बुनियाद पे की जाती है, पॉपुलेशन की बुनियाद पे की जाती है, बैकवर्डनेस की बुनियाद पे की जाती है। आपने कभी सुना है कि इनकी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई, किस सामने डिस्ट्रिक्ट को क्या कुछ देना है? 5 अरब रुपया जो, फिर आप कहेंगे कि लाहौर की शिकायत होती है। 1 खरब से ज्यादा पैसे तो आपने वहीं पे लगा दिए, 3 मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिए। मैं आपसे एग्री करता हूं, आज मैं एग्री ये करता हूं आपसे कि खाने पीने के सेंटर ना बनाएं, खाने पीने के सेंटर बन रहे हैं ना। आप एनएफसी बनाया, आप इधर खाना पीना, आप और नीचे ले जाएं उधर खाना पीना। मसला ये है कि मेरा सिर्फ एक कंटेंशन ये है कि आप आम आदमी के फंड्स उसकी जिंदगी पे अगर खर्च नहीं करते तो मुझे ना बताएं नए फलसफे। ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन से हो सकता है, आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, बल्दियाती निजाम लेकर आएं, जो इख्तियारात हैं वो नीचे तक लोगों तक पहुंचाए, तो क्लासा साहब बड़ी आसानी से लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, ना कि कोई सूबों की तरफ दौड़ता फिरे। भावलपुर का मसला है वो लाहौर दौड़ता फिरे, सेंटर से लोग इधर आते फिरे। तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो हर आदमी की पहुंच होगी उस इंसान तक जिसको ये इख्तियारात दिए जाएंगे। बिल्कुल, आई फुली एंडोर्स योर व्यूज। यही वो चीज है, मैं जो मेरा पॉइंट था कि दुनिया ने कहीं ना कहीं पे तो ये बात समझदारी से काम लिया कि रियासतों के दौर गुजर गए, एम्पायर्स के दौर गुजर गए, आप डिसेंट्रलाइजेशन के दें, आप तरफ दें, छोटे छोटे यूनिट बने, लोगों के मसाइल आप जाकर लोकल लेवल पे हल करें। आपको वहां से लड़काने के बंदे को
कराची में आना पड़े, आपको ऐसे सादकाबाद के बंदे को लाहौर के लिए, और मैं मुल्तान में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, यकीन करें, जहाँ पे 97% लोगों की जायदाद ही ना हो, जहाँ पे 90% लोगों के पास ना जमीन हो अपनी, ना अपना घर हो, कोई मुजारा हो, अगर 3 से 7% लोगों ने अपनी जायदादों पे लड़ाई करनी है कि जी मेरा मुकदमा भावलपुर में सुने, लाहौर में ना सुने, तो उससे मेरा ये इस मुल्क की अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। हजूर, आपको यहाँ लैंड रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, या आपको मुल्क के वसाइल को असर नौ मुनज़्ज़म करके आम आदमी को एम्पावर करना पड़ेगा, वरना बगावतें होंगी जैसे यूरोप में हो रही हैं। आम आदमी को एम्पावर ऐसे किया जा सकता है, जो वसाइल है उनको नीचे तक पहुंचा के। क्लासर साहब इस तरह एम्पावर ना करें जिस तरह आज अचकज़ई साहब के भाई गवर्नर बन गए। साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये अच्छी बात कि काजी साहब ने अचकज़ई साहब के भाई की बात आगे चलनी चाहिए। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद। क्लासेस में ब्रेक पर जाने से पहले आप मोहम्मद खान अचकज़ई की बात कर रहे थे, वरासती जो सियासत है ये अब उधर भी चली गई, पंजाब का असर वहां पर भी चला गया, इस पर कुछ कमेंट करें। अब मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब को बड़ा नाम है, बड़ी इनकी रिस्पेक्ट है, इन पॉलिटिकल सर्कल्स में भी है, मीडिया में है, एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड। ये फैसला उनका बहुत सारे लोगों के लिए मेरा ख्याल है एक आप कह सकते अनयूजुअल सा फैसला है कि उनसे ये तवक्को नहीं की जाती कि वो अपनी ही फैमिली, अपना ही ख़ानदान, ये इस तरह की पॉलिटिक्स हमने सिंध में या यहाँ पे ज़्यादा देखिए, पंजाब में ज़्यादा देखिए। और अचकज़ई साहब इज़ अ बिग मैन, वो कम अज़ कम ये काम उन्होंने जो किया, मेरी तो थोड़ी सी उससे अंडरस्टैंडिंग से बालातार है कि उन्होंने कैसे किया है। उनकी पार्टी में और बड़े बड़े अच्छे सारे लोग हैं। इनका मैं बता दूं जिनको उन्होंने अपने भाई को लगवाया, इसके पीछे एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो किसी वक्त को डिटेल से तो शेयर नहीं हो सकती, थोड़ा सा मैं उसका हिंट करा दूँ कि ये यहाँ पे सिविल सर्वेंट थे मोहम्मद खान साहब जो हैं, जो अचकज़ई साहब, और अचकज़ई साहब हमेशा आके इन्हीं के पास इस्लामाबाद में ठहरते थे। इनकी प्रमोशन का केस था जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास पड़ा हुआ था। अचकज़ई साहब जाकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मिले थे और कहा था मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, एहसान मत करें, लेकिन मेरा जो भाई है यही वाला जिसको अब ये जरदारी साहब ने गवर्नर नोटिफाई करना है, आप इनको फेवर मत करें, लेकिन ये मेरिट पे इनकी प्रमोशन हो रही है वो होने दें। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इनसे वादा किया था कि मैं यही कुछ करूंगी। बाद में एक वहाँ से उनको किसी सिंधी मिनिस्टर ने आकर सिफारिश की थी कि नहीं, कि हमारा एक बंदा आपने उसको प्रमोट करना। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस मोहम्मद खान को प्रमोट करने की बजाय उन्होंने अपने एक अदद उनके सिंध से जो अफसर थे उनको प्रमोट किया था। आज तक अचकज़ई साहब जो ये वाक़या उन्होंने खुद हमें बैठ के सुनाया हुआ है, इस बात पे हर्ट फील करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मैंने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरिट पे करें, फेवर ना करें, और तो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज किस्मत की बात देखें कि जिनको उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तरक्की नहीं दी, आज उनके स्पाउस जो हैं तो वो विडवर हैं, सॉरी, आसिफ जरदारी साहब, वही नोटिफाई कर रहे हैं कि नो ही विल बी द गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान। इंग्लिश की एक मिसाल है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। तो मेरा ख्याल है ये अचकज़ई साहब के जहन में ये बात होगी और मोहम्मद खान साहब के जहन में भी ये बात होगी, कैसे उनको एक दफ़ा उनको प्रमोशन नहीं मिली और आज वो जो है वो गवर्नर मेरी तो हमारी तो इतनी दुआ है मोहम्मद खान अचकज़ई साहब के गवर्नर बनने के बाद बलोच अवाम को हुकूक मिल जाए, हमारी उनकी महरूमियां दूर होनी चाहिए। ये वैसे बलोच नहीं है, ये वैसे बलोच नहीं है, पख्तून है तो पख्तून मगर है तो बलोचिस्तान के गवर्नर बने हैं ना, काम तो उन्हें बलोचिस्तान के लिए करना है। क्लासेस साहब आगे बढ़ते हैं, जी जी एक लंबी बहस हो जाएगी, फिर किसी बात करेंगे कि वहाँ का बलोच जो पख्तून वर्सेस जो अनरेस्ट है, थोड़ा सा अनईजीनेस है, वो एक अलहदा बहस है, फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्लासेस से बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कि चीफ जस्टिस से भी मायूस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मायूस हैं, और आप कहते हैं कि अगर इंतखाबात में धांधली का जायजा नहीं लिया गया, इस पर दोबारा बात ना की गई, तो दोबारा से ईद के बाद वो फिर एहतजाज करेंगे। क्लास अब सवाल ये है, हुकूमत बन गई है, वज़ीर अपने अहदों पर काम करने लगे हैं, अब इस एहतजाज का, मुजाहरा का फायदा क्या, हासिल क्या होगा इमरान खान को इसके बाद? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं इमरान खान साहब वो जो बस थी वो मिस कर चुके हैं, पर्टिकुलरली जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे, उनकी पार्टी के असद उमर साहब ने जो ट्वीट किया था फौरी तौर पर खुशी का इजहार करते हुए नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी। उसके बाद आपको याद होगा कि लाहौर में खुद उनके जो पार्टी वर्कर थे या उनकी यूथ थी, उन्होंने इस पर आके एहतजाज किया था। एक तो वो मौका था इनके लिए, अगर वेट करते पोलिटिकली तौर पर वाइज होता कि ये रिजल्ट्स को आने देते, फिर बैठ के बातचीत करते, जैसा पीपल्स पार्टी को हमने देखा सदर जरदारी साहब ने किया, उससे इमरान खान साहब की मेरा ख्याल उनके जो उनके सियासी, उनके आप कह सकते काउंसलर जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे एक बेसिक गलती हुई। एक
दूसरा, इमरान खान साहब इसलिए मेरा ख्याल है चाहते हैं कि इस एजिटेशन को बरकरार रखा जाए कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं जो लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा टैकल करना, और पर्टिकुलर जिस तरह के यू टर्न हमने देखे हैं लिए गए, अभी भी ये पिछले दिनों में कुछ कहा गया, पहले कहा गया बिजली की लोड शेडिंग 2 साल में कर देंगे, फिर कहा फौरन कर देंगे, अब कहते नहीं हम इसकी कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का और नवाज लीग का पार्लियामेंट मुकमुका होने जा रहा है, जिस पर हमने बात भी की है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सन अगर सदर जरदारी साहब की वो लगेंगे, सिस्टर लगेंगी, तो आप उससे अंदाजा कर लेंगे क्या अकाउंटेबिलिटी होगी और क्या यहाँ पे उन्होंने बैठ के मामला तय करने। इसलिए इमरान को लगता है कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया और अपना दबाव रखा और आवाम को बताता रहा कि इनका आपस में मुकमुका है, इन दोनों पे केसेस हैं करप्शन के हैं, वो चाहे नैब में हो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो ये तो एक दूसरे का ना एहसाब कर सकते हैं ना एक दूसरे को बैठ के पोजीशन कर सकते हैं। जो इल्जामात लगता था नवाज शरीफ साहब पे कि उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन की, इमरान मेरा ख्याल है वही इल्जाम अब जाके पीपल्स पार्टी पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप को रियल अपोजिशन बना के रखें और इस तरह के अगेन जो इश्यूज हैं उनको एजिटेट करेंगे। और मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी जो है ये किसी हद तक आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये अच्छा, ये मैं मतलब बाय एंड लार्ज जो ठीक वो बात, मगर 2 नुक्ते मैं इसमें बयान करना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि एक तो ये कि जो क्लासर साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में मसाइल, तो ये गवर्नमेंट खुद एडमिट कर चुकी है कि भाई नहीं हो सकते, 3 साल में भी बिजली शायद हम ना दे सकें, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, सच बोला है आवाम से, ये कड़वा सच वैसे आवाम को पहले ही पता था, चले उन्होंने री एनफोर्स कर दिया। अब इसमें इशू क्या है, एक तो इमरान खान के एक है सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट है उनके अंदर, उनको लगता है या उनके धड़े के लोगों को लगता है कि उनको इंटरनेशनल और मकामी एस्टेब्लिशमेंट में नुकरे लगाया हुआ है और नुकरे लगा दिया है, और फिर उसमें उनका जख्मी होना और भी डिसएडवांटेजेस सामने आ गए। मगर दूसरा अहम नुकता जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया क्लासरा साहब ने, मैं उसे एम्फेसाइज कर दूं कि ये एक महीने के बाद ये थोड़ा सा जो हनीमून पीरियड है ये पीछे चला जाएगा, लोड शेडिंग जो है वो अपने रंग दिखाएगी, सूरज चमक रहा होगा, मसाइल होंगे, और ऐसे में वो एहतजाज, धांधली, पीपल्स एंगर, लोड शेडिंग का मसला। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने ये सारा, अगर ये थ्योरी दुरुस्त है जिस तरह दी जा रही है कि ये पूरा खेल सजाया गया है, सदर साहब ने भी हल्का सा इशारा अपनी उसमें किया है अपनी तकरीर में इस हवाले से, और एजेंसियों की तरफ इशारा तो खैर मखदूम अमीन फहीम साहब वाज़े तौर पे करके गए हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी विद रिजर्वेशन वी एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। तो ये जो मेरे ख्याल में जो खेल है, ये अगर तो डिलीवरेंस का लेवल ये हो कि लोग हैं जी वाह वाह हमें चले जी हमें 30% डिलीवर कर दिए जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान माइट बिकम अ थ्रेट। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि मियां साहब को काम करने का पूरा मौका देंगे ताकि वो ये ना कहें कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया, तो एक तरफ वो कह रहे हैं एहतजाज करेंगे। मौका तो दे दिया ना उन्होंने, मौका तो मिल गया। सरकार उनके पास है इस वक्त, पूरी रियासत उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, इस मुल्क के जराए टैक्सेस सब उनके पास है, मौका तो मिल गया। किसी ने उनसे कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा से अपने जो नेटो कंटेनर्स हैं उनका रास्ता बंद कर दें, तो वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। नहीं वो देखें ये फिर एक और हम बहस में चले जाएंगे। शायद यही वजह थी कि जी वो लोग समझ रहे थे जो एक थ्योरी है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और मुकामी एस्टेब्लिशमेट कह रही थी जी ये तो लाइबिलिटी बन जाएंगे, लिहाजा ये ना करें, कुछ और ही अरेंजमेंट कर ले, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल है he has also learned his lessons, तो वो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो अवाम के मसाइल हल कर पाएंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल है। इससे जरा क्लासर साहब से भी टेक जी क्लासर साहब। असल में आपने ये काश साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 2-3 महीने का जब हनीमून एक खुमार उतरेगा रूलिंग लीड से, जो हमने देखा कि पहले जब ये पीपल्स पार्टी हुकूमत है उन्होंने भी 100 दिन का एक रोड मैप दिया था, उस वक्त भी दावे किए गए जो अगेन सारे गलत सब है। इमरान खान साहब वाइजली ये वेट कर रहे हैं 2-3 चीज़ों का। एक तो जैसे काश साहब ने कहा कि 2-3 माह गुजर जाएं, थोड़ा सा गर्मी का दबाव भी गुजर जाए, उसके बाद वो बैठ के अपने वर्कर को बहला सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ है मेरा ख्याल इमरान खान साहब वेट करेंगे कि जब ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में लड़ाई शुरू होगी, जो कि होगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, इनमें लड़ाई शुरू होनी है क्योंकि जरदारी साहब पे 34 केसेस रीओपन होने हैं, जब उन्होंने सदारत से स्टेप डाउन होना है। और कल वो जो बार बार कह रहे थे अपनी तकरीर में रिकन्सिलिएशन, एक उनके जहन पर दबाव मौजूद है। दूसरा, जैसे हमने स्टोरी अभी आपको जाके शेयर करने के 2 नैब में इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म पेश हो रहे हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब पे ये बहुत करप्शन के सीरियस एलिगेशन आ रहे हैं, नवीद कमर साहब पे बात चलना शुरू हो गया, अमीन फहीम साहब। सो एक लंबी लिस्ट है जिसको नवाज शरीफ साहब ये चाहते हुए भी नहीं रोक सकते, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं। अच्छा। उसके बाद इनकी असल लड़ाई शुरू होनी है, जो मैं समझता हूं अगले साल से जनवरी के बाद इनकी एक तरह की फाइट शुरू होगी, और वही विक्टिमाइजेशन एक तरह का नेटिज के डेकेड वापस आ सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी मजबूर होंगे। ये माजी में वो मजबूर थे, गुलाम इसहाक खान साहब के हाथों वो चाहते थे इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, बेनजीर भुट्टो साहबा को और जरदारी साहब को। अब उन पे एक तरह अदालतों का नैब का दबाव होगा कि इन पे हम इनको प्रोसिक्यूट करना चाहते। सो
आप मियाँ साहब के लिए आसान सिचुएशन नहीं होगी और पीपल्स पार्टी के पास एक ही हथियार होगा कि ये जाकर नवाज लीग पे अटैक करें कि आप हमारे सियासी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, और इमरान खान साहब मेरा ख्याल उस मौके से फायदा उठाएंगे या एक ज्वाइंट अपोजिशन इनके नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। फिर अपोजिशन मजबूत अपोजिशन देखेंगे सामने उभर कर आएगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। राजा परवेज अशरफ और डॉक्टर आसिम, इनसे नैब की तहकीकात, क्या मामला है सारा? और ये लड़ाई की बात तो बताएं, लड़ाई क्या हो गई आपस में? लड़ाई तो होनी थी, फिर बंदर बांट जब हो रही होती तो किसी के हाथ में, अब आपको पता है उसके बाद जब पावर में बैठे हों तो इनकी प्रायोरिटीज इनकी डिफरेंट होती हैं। उस वक्त यस प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसके बाद यस मिनिस्टर होता है। अब तो लगता है कि दोनों वहाँ नैब में जाकर लड़ पड़े हैं। राजा परवेज अशरफ साहब तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाने पर मजबूर हो गए कि नैब के सामने 2 समरीज वहाँ पे पेश की गई हैं और मामला वही था कि इन्होंने आखिरी दिनों में कुछ 69 के करीब इन्होंने नए CNG स्टेशन के लाइसेंसेस दिए थे और आगरा को कहा गया था आप उसको इशू करें। नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर, नैब ने वज़ीर आज़म साहब को भी बुला लिया और उन्होंने उनके डॉक्टर आसिम को भी बुला लिया जो आखिरी दिनों में उसके थे पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। राजा साहब का यह कहना है कि मैंने अप्रूवल नहीं दी, मैंने वैसे पॉलिसी गाइडलाइंस अप्रूव की थी, आगे से मिनिस्ट्री ने खुद ही उसको ट्विस्टिंग करके उन्होंने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। उनका ये कहना है, जो डॉक्टर आसिम हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, राजा साहब ने खुद अप्रूवल दी थी। अब नैब के पास 2 समरीज पेश की गई हैं, एक राजा साहब ने पेश की है और एक डॉक्टर आसिम ने पेश की है और एक ही मामले पे हैं और दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो काजी साहब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मामले में क्या फॉर्जरी की गई है। सबूत क्या बताते हैं? कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव आया हो या ना आया हो। वो जो समरीज पेश की गई वो तो वही है। डॉक्टर आसिम पेश कर रहे हैं कि इनकी अप्रूवल मौजूद है। अच्छा, वो अपनी समरी पेश कर रहे हैं जिस पे अप्रूवल नहीं है, पॉलिसी गाइडलाइंस की बात की गई। अब ये दोनों एक तरह की डिफरेंट चीजें हैं जिसका नैब ऑफ कोर्स इस वक्त वो कर रहा है। आप कह सकते हैं कि चकरा के रह गया कि कौन हमें सच बता रहे हैं, साबिक वजीर आजम ठीक कह रहे हैं या उनके मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है। और डॉक्टर आसिम पे इस वक्त अपने अस्पताल को गैस चोरी का इल्ज़ाम भी लग रहा है जिसको डिनाई करते हैं कि मैंने कोई ऐसा कोई गैस चोरी नहीं की। सो एक तो वो सीरियस एलिगेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि ये कल के प्राइम मिनिस्टर और कल के यस मिनिस्टर साहब जो हैं नैब के इन्वेस्टिगेटर के सामने लड़ पड़े हैं ये CNG स्टेशन के मामले पे और दोनों को समझ नहीं आ रही, ये नैब वालों को समझ नहीं आ रही सारी कि इनमें से ये सच्चा कौन है झूठा कौन है। और दोनों सदर जरदारी साहब के बड़े इंतहाई कीमती और बड़े करीबी आदमी डॉक्टर आसिम हुसैन साहब हूँ और दूसरे तो वज़ीर आज़म थे उनके। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लासा साहब, ये भी बता दें कि वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट को लाखों रुपए की अदायगियां कैसे की गई? ये बिल्कुल काजी साहब का इस पे मैं टेक जरूर चाहूंगा क्योंकि काजी साहब की बड़ी एक फेवरेट इस पे एक लाइन रहती है कि बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ फंडिंग की पाकिस्तान को, ग्रांट की शक्ल में भी की और अदरवाइज भी की। तो आपको पता है जब वर्ल्ड बैंक या इस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल वो भी लगाते हैं, कंसल्टेंट भी इनके साथ लगा देते हैं कि ये भी पैसे आप लोगों ने अपनी अपनी तनख्वाहों में से देने। और आप कुछ 2-3 इंक्वायरीज रिपोर्ट सामने आई है जिसके हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, डिटेल भी सारी हम शेयर कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जब इनको बोनसेस मिल रहे थे दूसरे एम्प्लॉइज को जो पाकिस्तान के इनके बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट में काम कर रहे थे उनको कैश अवार्ड दिए जा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स ने भी कहा कि जनाब अगर इनको कैश अवार्ड दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें भी दें। तो इनको भी लाखों रुपए की अदायगियां हुकूमत पाकिस्तान के फंड में से की गई हैं और ये वो फंड था जो 1-1 हज़ार रुपये गरीब बेवाओं को मिलता है या गरीब औरतों को मिलता है जो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम। सो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे गरीब लोगों को इसमें से 1000 रुपए मिल रहा था और पर्टिकुलरली खवातीन को मिल रहा था क्योंकि ये बेसिकली खवातीन के लिए ये प्रोग्राम था। तो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी उसमें से 1000 रुपया तो नहीं ले रहे थे, ये पर मंथ लाखों रुपए वो ये कैश अवार्ड जरूर लेते थे। ये अभी आप काजी साहब इस पे जरा हो जाए कुछ, इस पे कोई बात हो जाए काजी साहब। इसमें क्या, ये तो बड़ी सेल्फ एविडेंट सी बात है कि 1000 रुपये दे के हमने तो हातम ताई की कब्र पे लात मार दी एक आम आदमी को। एक आम आदमी के टैक्सेस से इकट्ठे किए हुए पैसे हम जब उन्हें 1000 वापस देते हैं तो हम अपने आप को पता नहीं हातम ताई समझते हैं। मगर बात ये है अभी आपने स्टोरी दी थी, अभी शायद बात भी आप करें कि जी वो 2 लाख रुपए पे एक आपस में एक चश्मक चल रही है आपस में इन लोगों की। तो बात यह चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जो ये नुमाइंदे हमारे आ जाएं, चाहे ये अभी आप हमें ये बता रहे हैं, तो ये सारा खेल है। पता नहीं इस मुल्क के अवाम कब मेरिट पे आएंगे, रोटी खा लें अच्छी या अच्छी जिंदगी बसर कर लें। साहब बात यह है हम उन्हें कभी सूबे बना के दे रहे हैं, कभी हमने कुछ बना के दे रहे हैं।
नहीं, एक मकामी गरीबों को कुछ 1000 रुपये मिल रहा था, तो ये आलमी गरीब भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा, गरीब औरत को 1000 रुपये मिलना था, ये आलमी भिखारी बेचारे हैं, उनको लाखों रुपए मिलने थे। आलमी गरीब। अच्छा, मैं एक खबर पे बात करना चाहता हूँ। क्लासरा साहब, कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है और उसमें कहा है कि ये जो बड़ी SOEs हैं, जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो कि आपको पता है 400-500 अरब रुपया खा जाती हैं, तो इनको या तो आप जो है ठीक करें या इनको प्राइवेटाइज कर दें। मैं प्राइवेटाइज पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। 1980 में आप ही देखते रहे, ये सिलसिला शुरू हुआ था और हमने प्राइवेटाइजेशन शाजिया शुरू इसलिए की थी कि हम अपना डेट रिटायर करेंगे। डेट तो रिटायर हुआ नहीं, आज 62 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है। $5 बिलियन और लेंगे तो ये $67 बिलियन हो जाएगा। मगर हमने अपने सिल्वर और वो चांदी हमने बेच दिए। और अगर दुनिया भर में अगर हम आप देखें तो दुनिया में मैं पहले भी कोट करता रहता हूँ शूमस मिलने को, जो गार्जियन में लिखता है कि इट वाज अ मैथ रॉबरी, और जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का पैटर्न था। आज हम जो ये स्टोरी लेके बैठे हैं, इतना बड़ा क्राइसिस है, लड़ रहे हैं आपस में। ये जो NSA वाली स्टोरी थी, शायद मैं आज फिर ना कर सकूं वक्त की कमी के बायस। तो अब ये इतने जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का जो इन्हदाम हुआ है पूरी दुनिया में कि जी हुकूमत को छोटा कर दो और हुकूमत का काम है कारोबार को फैसिलिटेट करना। तो मुझे इसी किस्म के सारे लग रहे हैं जो मशीर हैं इस वक्त पावरफुल लोगों के इर्द गिर्द। तो क्या ये हल होगा इन मसाइल का? हाँ, याद रहे कि यहाँ पे प्राइवेटाइज करने से मसला हल होगा। मैं यही तो पूछता हूँ कि आपने जब वापडा को बाइफरकेट करके प्राइवेटाइज किया, बिजली का मसला हल कर लिया आपने? उसके बाद आपने KSC के बारे में रोज आए दिन हुकूमती हमायदीन खुद कहते हैं भाई ठीक हो जाए वरना हम आपको दोबारा से वापस ले आएंगे। तो क्या ये हल है या नहीं, इस पे भी सोचने की बात है। मगर आगे चलते हैं, आपके पास स्टोरीज बहुत ज्यादा, और खास तौर पे मैं आपसे पूछ, हाँ, वो बच्चे का जो इशू था आज बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। 8 क्लासरा साहब, 8 साल एक बच्चा है जड़ावाला में, उसकी माँ ने उसको 10 रुपए दिए कि जाके दुकान से बर्फ लेके आओ। बच्चे को गर्मी लग रही थी, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के उसने खा लिया और दुकानदार ने उसे पहले रोका, बच्चे ने फिर खाया, बच्चा नहीं माना। वो 8 साल का बच्चा था, जाहिर है। तो दुकानदार ने, जिससे बर्फ तोड़ते हैं, सुआ बोलते हैं उसको, उसने उसकी गर्दन पे मारा और बच्चा मौके पर जो है ना वो दम तोड़ गया। तो मैं ये अपने नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ है, उनसे पूछना चाहूंगी कि वो आखिर बर्फ फरोश है कहाँ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी आसिफ बताएगा कि क्या कोई कार्रवाई की गई उस बर्फ फरोश के खिलाफ? मैडम, उस बर्फ फरोश के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल की गई है। उस पर FIR थाना सिटी पुलिस ने अपना काट दिया है और इसके साथ साथ वो जो मुलजम है शहबाज उर्फ काला, वो गिरफ्तार भी हो चुका है। चूँकि ये वाकया है 53 गाबे डेसिया थाना सदर की हदूद में पेश आया। ये वाकया 3री क्लास का ये 8 साल तालिब इल्म साकिब, जिसका नाम है, जो कि 3 बहनों का इकलौता भाई था, अपने वालिदैन के कहने पर 10 रुपए की बर्फ लेने के लिए शहबाज उर्फ काला की दुकान पर गया था, जहां गर्मी से परेशान बच्चे ने छोटा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर खा लिया। तो दुकानदार शहबाज ने उसे गाली दी कि ये तुमने, और मना किया कि ये तुमने ये बर्फ का क्यों टुकड़ा उठाया। उसने कहा ये वो बर्फ है जो मेरी वाली बर्फ में से गिरी थी। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। उसने कहा ये वो वाली बर्फ है जो मेरी वाली बर्फ में से गिरी थी, मैंने वो टुकड़ा खाया और तुम मुझे गाली ना दो। मगर वो चूंकि दुकानदार वो तैश में आ गया, उसने उसको बर्फ वाला जो सुआ था उसकी गर्दन की पिछली जानब घोंप दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसको बच्चे को फौरन सिविल अस्पताल जड़ावाला में लाया गया, जहां उसकी तशवीशनाक हालत के पेश नज़र उसको अलाइट अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। मगर चूंकि थोड़ी सी बर्फ लेने की उसको ये सजा मिली कि बच्चे को जो अपनी जान से हाथ धोना पड़े। वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करेंगे कि ऐसे जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसमें क्या करें, सोसाइटी इस तरह ब्रूटलाइज हो जाती है। जब इस तरह से आप जो एक समाज को मुनज़्ज़म नहीं करते, तरतीब नहीं देते, तो इस तरह से पागलपन और जुनून और ये हमें नज़र आता है। तो ये मेरे ख्याल में इसकी वजह भी हमें मैक्रो जो हमारे इश्यूज हैं उन्हीं में हमें ढूंढनी चाहिए। मगर बड़ा अफसोसनाक था, उसे करार बाकी सजा। जी क्लास साहब, आप इस पर कुछ कहेंगे? ये बेसिकली तो वही आपकी सोसाइटी जो है, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी होती जा रही है कि बाज़ दफ़ा लोगों को गुस्सा जो है, लोगों को जो मसाइल हैं किसी और शक्ल में जाकर निकलते हैं। अभी ये कोई दिन पहले हमने सियालकोट में एक वाक़या देखा, बाप ने अपने 3 जवान बच्चे थे और अपनी बीवी को उनको ये गोलियां मारने के बाद खुद को गोली मार ली, और जब पता चला तो वो किसी ये कर्ज में डूबे हुए थे। सो जब तक आप अपने माशरे के सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे, बाज़ इस तरह आउटबस्ट होते हैं जो अनफॉर्चुनेट होते हैं। एंड माइट भी जिसने मारा है खुद इस वक्त सबसे ज़्यादा गिल्टी फील कर, उसके अपने भी बच्चे होंगे, उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि उसने ये सारी हरकत की अपने बच्चों को होते। सो ये माशरे में जो आपके जो आर्यन अनीमन किस्म की यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे आप सोशल हैं, इकनॉमिक हैं, ये माशरे जब तक थोड़ा सा
उस पर नहीं, जैसे मैंने सियालकोट का आपको वाकया बताया, अब उसमें तो बाप ने बच्चों को मार दिया है। सो ये इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जो यकीनन बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है इसको खत्म करना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है काजी साहब, क्लास्टर साहब, लेकिन एक खबर हमारी रह गई है। मैंने बताना था कि वो ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से खानदान जो है वो टूटने से बच सकता है। मेरे ख्याल में कल शेयर कर लेंगे खबर अपने नाज़रीन से। मुझे बताया जा रहा है टाइम ओवर हो गया है। प्रोग्राम के लिए नाज़रीन आप हमें फीडबैक दीजिए, कल ये खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दें। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।